वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, डाइपोल थ्योरी ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी समझाने के बाद मैं ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट डाइपोल थ्योरी ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी लेकर आई हूँ। तो इस थ्योरी को क्या ऑब्जेक्शंस फेस करनी पड़ी, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डाइपोल थ्योरी ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी को 4 मेन ऑब्जेक्शंस मिली। पहली ऑब्जेक्शन क्या है? पहली ऑब्जेक्शन ये थी कि ये थ्योरी कहती थी, अब आपको स्टार्टिंग की डेरिवेशन तो याद होगी डाइपोल थ्योरी की, जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाई थी। ई आई वॉज इक्वल टू ई प्लस गैमा पी। जो टोटल इंटरनल फील्ड होती है डाइपोल्स की, वो इक्वल होती है एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस गामा टाइम्स पोलराइजेशन। व्हाट वाज गामा? गामा वॉज इंटरनल फील्ड कांस्टेंट। तो ये कहते, किसने बोला ऑब्जेक्शन, किसने रेज की यहाँ पर? ऑब्जेक्शन रेज करने वाला इंसान था ऑनसेजर। ऑनसेजर ने ये बोला कि भाई आप जो ये गामा हमेशा कांस्टेंट लेके चल रहे हो, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये कांस्टेंट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंटली ये पता करके बताया आपको कि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका वेरी करता है, वैसे वैसे ही ये गामा भी चेंज करता है। और फेरो इलेक्ट्रिसिटी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो मेन रोल है। आपने थ्योरी के अंदर भी देखा, आपने फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया, तो हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो भाई मेन भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। तो जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करता है, गामा हमेशा डिक्रीज करता है। तो ऑनसेजर ने ये वाला कंसेप्ट तो यहीं से खत्म कर दिया कि गामा को आप कांस्टेंट ले ही नहीं सकते। जब स्टार्टिंग से गामा कांस्टेंट नहीं चलेगा तो आपकी थ्योरी पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम तो मेन एक्सप्रेशन जो लेके चले थे वही हमारा डिस्टर्ब हो गया। ई आई इज इक्वल्स टू ई प्लस गैमा पी, गामा कांस्टेंट नहीं रहा तो ये एक्सप्रेशन होल्ड नहीं करता, तो डाइपोल थ्योरी तो फेल हो गई। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन लगी आपकी डाइपोल थ्योरी को। सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या लगी यहाँ पर, उसको भी ध्यान से समझिएगा। अब इस इक्वेशन की बात मैं बार बार कर रही हूँ और ये हमारा पूरा डाइपोल थ्योरी ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी भी इसी इक्वेशन से स्टार्ट होती है। तो इन्होंने बोला था कि जो ये इंटरनल फील्ड है ई आई फील्ड क्या करती है? डाइपोल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग अलाइन करके रखती है। और यही फील्ड है जो बताती है कि जो आपका फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है। स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का क्या मतलब है? अप्लाइड फील्ड को जीरो कर दो, इसको आप जीरो कर दो, स्टिल आपके फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन रह रही है ना। ई आई इज गामा टाइम्स पी। दैट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, आप ई आई से इस एक्सप्रेशन से दे सकते हो। अगर ये इक्वेशन करेक्ट होती, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तो जितने भी पोलर लिक्विड्स होंगे वो सारे फेरो इलेक्ट्रिक होने चाहिए थे। समझे? ये इक्वेशन हमारी पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड थी, और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स है अगर उसमें ये इक्वेशन चल रही है, क्योंकि वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा पोलराइजेशन होती है उनमें, चाहे फील्ड लगाओ ना लगाओ, तो इस हिसाब से तो हमेशा फेरो इलेक्ट्रिक होने चाहिए थे। लेकिन जब ये चेक किया गया और देखा जाता है आज के टाइम पे, तो हमें पता है कि कई सारे फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे हैं जो पोलर लिक्विड्स नहीं हैं। तो हर पोलर लिक्विड फेरो इलेक्ट्रिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये भी हमारी डाइपोल थ्योरी को ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा। थर्ड मेन ऑब्जेक्शन जो इस थ्योरी के ऊपर लगा वो ये था, जब आपने रॉशेल सॉल्ट पढ़ा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, तो आपने देखा कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक वर्सेस टेम्परेचर कर्व ड्रॉ की, तो यहाँ पर आपको 2 क्यूरी टेम्परेचर मिले थे या क्रिटिकल टेम्परेचर्स मिले थे, 255 एंड 296। लेकिन डाइपोल थ्योरी तो कहीं से भी 2 क्यूरी टेम्परेचर का कंसेप्ट लेकर ही नहीं आती है। उनके हिसाब से तो एक ही क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये 2 क्यूरी टेम्परेचर कहाँ से आ गए? क्यूरी बेस लॉ आपने पढ़ा होगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं देखी है पुरानी वीडियो, वो ज़रूर जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको पता लगेगा कि क्यूरी टेम्परेचर तो भाई साहब एक ही हो सकता है डाइपोल थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन रॉशेल सॉल्ट में 2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये थ्योरी फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्शन इसको फेस करना पड़ा कि भाई रॉशेल सॉल्ट में तो ये सही नहीं हो रहा, रॉशेल सॉल्ट एक फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये तीसरी ऑब्जेक्शन थी इस थ्योरी के लिए। लास्ट ऑब्जेक्शन जो इस थ्योरी के ऊपर लगी वो ये थी कि अगर आप, ये भी रॉशेल सॉल्ट के थ्रू ही आई इस थ्योरी को, अगर हम पी सैचुरेशन निकालते हैं, पी सैचुरेशन क्या था? पी सैचुरेशन का एक्सप्रेशन एन म्यू। अगर मैं एन म्यू यूज़ करके पी सैचुरेशन निकालती हूँ रॉशेल सॉल्ट का अकॉर्डिंग टू डाइपोल थ्योरी, तो मेरा ये पी सैचुरेशन की वैल्यू निकल कर आती है 28,120 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया पी सैचुरेशन रॉशेल सॉल्ट का, तो वो उसकी वैल्यू आई थी 750 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। तो यहाँ तो 40 के फैक्टर का डिफरेंस आ गया दोनों रीडिंग्स में। इसका मतलब है डाइपोल थ्योरी की जो प्रेडिक्शन है वो तो गलत हो गई, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो इसकी रियल वैल्यू है 750। तो इसका मतलब यहाँ पर भी थ्योरी को फिर ऑब्जेक्शन फेस करना पड़ा। तो दीज आर द मेन 4 ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट द डाइपोल थ्योरी ऑफ फेरो इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, बेनिफिशियल लगी हो, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।